अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? Yes, sir. अच्छा, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं TFT। और अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने जो डायरेक्ट कंप्यूटेशन है, मैंने बताया था ना कि अच्छा एक एक चीज, ये जो मैंने करेक्शन की थी क्लास में भी, कि ये जो फार्मूला था वो इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में था ना, तो वो इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आप लिख दें तो फार्मूला गलत बनता था वो। हाँ, इनर प्रोडक्ट में फिर वो इंटीग्रल इट वेंट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट वाज नॉट करेक्ट। तो फिर बाद में इसको हमने एवरेज के फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है ना, क्योंकि इट वाज 1/2 पाई and minus pi to pi. This formula is better described as an average. और ये जो एंट्री थी हमारी, ये वाली, कि you have an exponential, you have a unit step function multiplied by an exponential. आपको ये ना एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये सिर्फ इसके लिए यूज नहीं होता। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। कोई भी फंक्शन हो ना, जिसमें एक कांस्टेंट बेस हो और यहाँ पे आपके पास फिर वो हो बॉक्स हो, या सो दिस विल बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल कहते हैं। So normally when we say exponential, we mean natural. That's why. So move this now. और हमने यहाँ पे नोट किया था कि you cannot start with this and you say, okay, let me set A to 1 and then I'll get this signal, and here I will set A to 1 and I'll get this signal. This won't work because here the requirement is that A is in magnitude is less than 1. That makes it convergent, and this with A is equal to 1, you are violating that condition, it won't converge, and that's why it will have this Dirac delta repeated in the form of a periodic function, impulse train. तो ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी कुछ चीजें आप नोट करें कि you will see some familiar entries, although with modification, क्योंकि DTFT में चूंकि समेशन है, तो ये पीरियड आपका ये रेक्टेंगुलर पल्स है विद सम विड्थ। ये रेक्टेंगुलर पल्स हमारे पास इसमें भी था, याद है? We had a rectangular pulse here as well, this one, yeah, and continuous time signals. और यहाँ पे हमने नोट किया था कि यहाँ पे हमारे पास एक ये सिंक टाइप की चीज हमें मिल गई थी, सैम्पलिंग फंक्शन। तो if you pinpoint that, we have a similar entry there, वही sampling function, but this time with more scaling. तो ये चीजें आप नोट कर सकते हैं। फिर ड्यूअलिटी चेक करें कि खैर यहाँ पे उस तरह की ड्यूअलिटी नहीं है जिस तरह CTFT में होती थी। CTFT में ड्यूअलिटी इसलिए पॉसिबल थी, ये प्रॉपर्टी देखो ना, ये प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि दिस प्रॉपर्टी वाज मिसिंग फ्रॉम Fourier series. Why? Because one was a continuous time signal and the other, the coefficients were discrete in time. CTFT में चूंकि दोनों कंटिन्यूस है तो ये प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे हमारे पास DTFT में क्या आ रहा है कि this time the signal is discrete time in time domain, and in frequency domain it is continuous time, so duality is not possible. ठीक है। दूसरा आप एक नोट कर रहे हैं और चीज, पार्सेवल थ्योरम की मीनिंग जो है ना बड़ी जरूरी है। तो CTFT में हमने क्या नोट किया था कि this side was the signal energy, right? This side was the signal energy, and this side was also the signal energy, only this factor was included. So you can think of it as scaled energy. But if you look at Fourier series, this, you can think of this as signal
energy from the coefficients point of view, no sorry, पावर, हाँ क्योंकि यहाँ पे आप पावर कर रहे हैं ना, सो पावर, और यहाँ पे इधर भी पावर है. I think when we call it power, when we call this power, we have time domain signal in mind, in our mind. Okay. If we think of C as your signal, for C it is not power. For C it is energy. Yeah. So हमें क्लास में मैंने लिखा था कि C के लिए energy है और X के लिए power है. This is what you need to remember. Right? Fourier transform CTFT क्या है कि इसके लिए भी energy है, ये energy, और इसके लिए ये term energy है और आप सिर्फ 2 pi पे divide कर रहे हैं. So you can easily say energy of X is 1 over 2 pi times energy of transform. लेकिन हम जब भी एनर्जी की बात करते हैं हमारे जहन में टाइम डोमेन सिग्नल ही होता है, तो ये मैं सिर्फ मैथमेटिकल रीजन के लिए कह रहा हूँ. सिग्नल एनर्जी यही लेफ्ट साइड वाली ही रहेगी, ठीक है. और यहाँ पे आप चेक करें कि क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इधर पावर आ गया, उसके लिए पावर है एक्स के लिए, लेकिन स्मॉल एक्स के लिए एनर्जी है. So signal energy is computed from the transform, from the DTFT, by the power formula, but it gives you energy. और ये जो even odd real conjugate, ये properties उधर से ही आ रही है, so there's nothing new there. So अब ये मैं चैप्टर 4 अभी मैंने ओपन किया है मेन टेक्स्ट बुक का, ठीक है. और इसका मकसद बेसिकली ये है कि आपको यहाँ पे मैं वो प्लॉट्स दिखाऊं जिसको आपने कनेक्ट करना है conceptually, and you also need to link it to other things. तो ये जो कंप्यूटेशन है तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना. दिस इज अ सिंपलर, अगर आप 4.1 को देखिए, दिस कंप्यूटेशन शुड बी मच सिंपलर देन व्हाट वी हैड, क्योंकि वो इनफिनिट सीरीज थी, यहाँ पे फाइनाइट सीरीज है. यू जस्ट गो फ्रॉम 0 to q. ये भी 0 है, नेगेटिव के लिए भी 0 है, और q से लार्जर के लिए भी 0 है. सो इफ यू थिंक अबाउट दिस एज अ सिग्नल, यू हैव ओके, इसमें a भी है ना, सॉरी. तो a, because a has to be less than 1, so maybe it will be something like this. Yeah, a decaying signal which starts from a point and it goes to, yeah, q. So this computation is very simple, और ये वही फॉर्मूला जो शीट में मैंने दिया हुआ है, ठीक है. So these examples should be easier than the one we covered last time. One more thing, because you will be plotting the spectra, तो स्पेक्ट्रा में आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो आप मैग्नीट्यूड को अलग प्लॉट करें और फेज को अलग करें, so you can have a magnitude phase version, right? Or the other option you have is that rectangular real part and imaginary part. Yeah, real part को अलग प्लॉट करें, imaginary को अलग करें. That's, और ये मैंने कहा भी था कि you can think of it as the cosine transform. Yeah, dt cosine transform, and this can be dt sine transform. इसको आप नाम भी दे सकते हैं. रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म्स के अलग अलग ये प्लॉट कर रहा है, ठीक है. तो अगर आप क्या है, तो ये शुरू के एग्जांपल्स में इसने स्पेक्ट्रम प्लॉट नहीं किया, दीज आर जस्ट प्रॉपर्टीज. हाँ, यहाँ पे इसने अभी पहली दफा स्पेक्ट्रम प्लॉट किया हुआ है, ठीक है. अब जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ DTFT, ये प्लॉट जो आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें जो चीज नोट करनी है, पहली बात ये नोट करनी है कि इसने एक्स एक्सिस पे नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है. तो इसका मतलब है कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, इसने ये नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए he must have divided that by some numbers so that the numbers are nice. वो तो आप undo कर सकते हैं ना, you can replace these with actual frequencies. लेकिन apart from that,
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इधर जब आते हैं इस साइड पे, ये प्लॉट को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.2 एंड ऑल द वे टू -1, ठीक है, और इधर आएगा 1 to 2। तो आप मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे प्लॉट कैसे होगा? व्हाट विल आई सी देयर? हम्म, और उधर कैसे होगा? Will it be zero? Will it be undefined? Or will it be something else? हम्म, किसको एक क्लिक हो रहा है? हम्म, अच्छा, ये जो बाहर से ट्राई कर रहे हैं इनको बता दें, अगर आपके पास इनका कोई व्हाट्सएप नंबर है, कि एनयू अकाउंट जिसका नहीं है वो एंटर नहीं हो सकता, ठीक है? सिंपल रूल। सर सो ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों, वॉन्ट इट जस्ट बी कांस्टेंट के राइट साइड पे इट विल मेंटेन द लेवल दैट इट हैज obtained एंड ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल? नहीं तो आप क्या करेंगे, कि ये कंटिन्यू करेगा इसी वैल्यू से, ये ऐसे? यस। तो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? देखो ना, आप प्रॉपर्टीज को देख नहीं रहे ना, मैं चाहता हूँ आप ये प्रॉपर्टी से देखें, इसकी प्रॉपर्टीज देख के आप बता सकते हैं कुछ? व्हाट डज दिस टेल यू, दिस फर्स्ट लाइन, व्हाट डज दिस टेल यू कि एक्स क्या होगा? एक्स मस्ट बी, एक्स मस्ट बी पीरियोडिक विद पीरियड 2। उसने पीरियड भी बता दिया है, सिर्फ पीरियोडिक भी नहीं है, पीरियड भी उसने बता दिया है। तो अब क्या होगा इधर? और इससे आपको ये भी हिंट हो गया कि जो इसने नॉर्मलाइज किया हुआ है, इसने 2 पाई से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब कि ये जो एक्चुअल वैल्यू थी ये 2 पाई थी, इसने उसको 1 कर दिया था, ठीक है? तो अब ये रिपीट होगा, ठीक है? एग्जैक्टली अ रिपीटेशन ऑफ दैट। ये आप तभी कर सकेंगे जब आप ये नोट करेंगे कि दिस इज पीरियोडिक सिग्नल, राइट? और यहाँ पे क्या होगा इधर नीचे? हम्म, इधर क्या होगा? बताएं। Do we have the same thing or is it different? देखो ना, अगर x पीरियोडिक है तो उसका मैग्नीट्यूड भी पीरियोडिक होगा और उसका फेज भी पीरियोडिक होगा, सो इट्स सेम थिंग हियर एज वेल, राइट? ऐसे will repeat here, huh? Do something like this। तो ये आपने ध्यान में रखनी है कि कोई अगर प्लॉट मिसिंग भी हो, you should still be able to reconstruct the full plot। अच्छा, अभी आपको मैंने थोड़ी देर के लिए चीट शीट में एक एंट्री दिखाई थी, ठीक है? वो एंट्री अगर आपके जहन में है, without calculating, without going through all these steps, can you tell me कि इसका जब आप प्लॉट करेंगे स्पेक्ट्रम, तो वो किस शेप का होगा, ब्रॉडली किस शेप का होगा? डीटीएफटी स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड और फेज। लेट मी शो यू दिस एंट्री। हमने कौन सी एंट्री डिस्कस की थी? ये वाली, राइट? तो देयर यू हैव a periodic a rectangular pulse, so you should expect something which looks like a sinc function, ठीक है? अब ये देखें, sinc फंक्शन नजर आ गया। अब इसमें आप मुझे ये बताएं कि इसने मैग्नीट्यूड और फेज दोनों क्यों प्लॉट नहीं किए हुए?
यहाँ पे तो अलग अलग प्लॉट किया हुआ है ना दोनों को। हाँ, तो इधर इसमें एक प्लॉट दिया है, हु कैन एक्चुअली टेल दैट? क्योंकि यहाँ पे एक प्लॉट में दोनों चीज आपको आ सकती है, बिकॉज दिस इन दिस केस इट इज रियल। तो रियल में आपके पास फेज सिर्फ दो फॉर्म में आ सकता है। जब ये पॉजिटिव होगा तो फेज इसका क्या होगा? जीरो, राइट। और जब ये नेगेटिव होगा तो फेज इसका, इधर लेट से आप इसको फेज को पाई कह दें तो इसको आप क्या कहना पड़ेगा? माइनस पाई, क्योंकि यू नीड एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप इसको लेट से मैग्नीट्यूड प्लॉट करना भी चाहें तो वो ऐसे होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और फेज कैसे होगा? जिन जिन जगहों पे ये पॉजिटिव है वहां पे ये, सॉरी, वहां पे जीरो हो जाएगा ये। हम्म, वहां पे जीरो, जीरो, जीरो। और इसमें लेट से अगर ये पाई है तो इधर ये माइनस पाई हो जाएगा, माइनस पाई, पाई, माइनस पाई, पाई, माइनस पाई। ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो बी पीरियोडिक, राइट। अब पीरियड आपको, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि माइनस पाई और पाई। ठीक है, एंड यू कैन नाउ कंफर्म दिस थिंग। अच्छा, ये जो इस फॉर्म में लिखना है, ये आपके फिर कम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड ट्रांसफॉर्म का जो कोर्स पढ़ा है आपने, उसकी आपकी पूर्ति यहाँ पे चाहिए होगी, क्योंकि व्हेन यू अप्लाई दैट फार्मूला, ये जो फार्मूला है जो चीट शीट में मैंने दिया हुआ है, ये फार्मूला इस फॉर्म में होगा। इसको फिर आप रीअरेंज करके, अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसी फॉर्म में छोड़ दें, और आप चाहें तो इसको सिग्ना सिंक या सैम्पलिंग फंक्शन की फॉर्म में लिख दें। दैट इज देन समथिंग व्हिच यू विल हैव टू यूज आयलर फार्मूला फॉर दैट। ठीक है ना, ये इन दोनों को इसने साइन में लिख दिया और इन दोनों को भी साइन में लिख दिया। These are some other examples, yeah, सिग्नल, और ये आपका ये वाला हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप एक और चीज भी नोट करें क्विकली। आप इस प्लॉट को थोड़ा सा जहन में इस प्लॉट को रखें। ठीक है, कि इसमें ये वैल्यूज आप चेक करें कि वैल्यूज चेंज हो रही है। ठीक है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है। ठीक है, अल्टीमेटली दे गो टू जीरो। यहाँ पे भी जीरो है, लेकिन यू हैव दिस वेरिएशन, राइट। और इस वेरिएशन का आप ये स्पेक्ट्रम देखें कि स्पेक्ट्रम इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, इस साइड पे ये लोअर वैल्यूज है और इस साइड पे ये हायर वैल्यूज है, मैग्नीट्यूड। इसको नोट करें। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द अदर, दिस वन, रेक्टेंगुलर पल्स। रेक्टेंगुलर पल्स में कैसे होगा आपका प्लॉट टाइम डोमेन का? नो वेरिएशंस हियर, एंड द वेरिएशन इज एक्चुअली फ्रॉम हियर। जब जीरोज हैं और अचानक ही चेंज हो गया, लेकिन उसके बाद ये चेंज नहीं होता, फिर एंड पे फिर चेंज हो जाता है। बट नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, वन चेंज हियर, वन चेंज हियर। ठीक है, अब आप इसका नोट करें कि इसका पीक किस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है? स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है ना, जीरो इज स्मॉल फ्रीक्वेंसी। और लार्जर फ्रीक्वेंसीज पे इट गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। लेकिन वहां पे क्या है? वहां पे उल्टा है। इसमें स्मॉलर फ्रीक्वेंसी पे यू हैव अ स्मॉल वैल्यू, and larger frequency you have a large value. So how will you explain this from the time domain? Hmm? Any idea? अब नोट करें कि यहाँ पे ये हाई फ्रीक्वेंसी पे इसलिए लार्ज आ रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशन है। To capture this you need larger frequencies, क्योंकि this is too much variation, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और वो क्या है? मतलब मल्टीपल चेंजेस हो रही है ना, एक चेंज यहाँ पे हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है। सो इट नीड्स मोर फ्रीक्वेंसीज, या लार्ज फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ही दफा चेंज हुआ है, फिर नहीं हो रहा, फिर एक ही दफा चेंज हुआ है। सो यू कैन एक्सपेक्ट, so the spectrum should actually tell something about the signal, कि
उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट है या लार्ज फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट है, या कोई मिड रेंज है? अच्छा, लेट्स गेट टू दिस टॉपिक नाउ। जनरलाइज डीटीएफटी, ठीक है। आपने नोट किया होगा कि हम जब फोरियर सीरीज पढ़ रहे थे तो हमने कोई जनरलाइज फोरियर सीरीज की बात नहीं की थी। वी जस्ट हैड वन टाइप ऑफ फोरियर सीरीज, फोरियर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में फिर हमें एक जगह पे करना पड़ा क्या, वी नीड मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमारे पास दो वर्जन्स थे ना। You need to remember how to talk about that in technical terms. टेक्निकल टर्म में आप ये कहेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इन ऑर्डिनरी सेंस। उसमें ये होता है कि जो आपका इंटीग्रल है, दैट इंटीग्रल हैज टू बी कन्वर्ज, ठीक है। और फिर कुछ केसेस में हमें पता चलता कि जब इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं कर रहा था, तो वी नीडेड ए जनरलाइज्ड, क्योंकि this transform in the ordinary sense will not exist, so we need generalized transform, जिसकी वजह से हमारे पास ये डेल्टाज आ गए थे उसमें, ठीक है। I want you to look at this table again, ठीक है, this DTFT table, और उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे why do we need generalized DTFT? यहाँ पे कौन सी एंट्री आपको रिमाइंड करा रही है कि इधर भी जनरलाइज ट्रांसफॉर्म होना चाहिए? हम्म can you spot entries here? या आप प्रॉपर्टी को देखें या आप उधर पेयर्स को देखें? कन्वर्जेंस का मसला कहाँ पे आएगा? समेशन में। समेशन में तो आएगा, लेकिन किस एंट्री में आएगा ना, तो बहुत सारी एंट्रीज है ना। आपको अभी समझ आ रही है कि मैं जब मैं कहता हूँ कि जनरलाइज ट्रांसफॉर्म आपको चाहिए, तो CTFT में तो इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं कर रहा था, यहाँ पे सम कन्वर्ज नहीं करेगा। तो सम यहाँ पे किस एंट्री में कन्वर्ज नहीं कर रहा? राइट साइड पे, अगर आप राइट के टेबल को देखें। हम्म इसमें आप बता सकते हैं CTFT में, इसमें जनरलाइज ट्रांसफॉर्म कौन कौन सा है राइट साइड पे? अगर आप ये बता सकते हैं तो फिर आप वो भी बता सकते हैं। So which of the entries here in this table to the right? राइट साइड का जो टेबल है इसमें कौन सी एंट्रीज ऑर्डिनरी सेंस में है और कौन सी जनरलाइज ट्रांसफॉर्म में है? सर 1 एंड सैम्पलिंग वाला फंक्शन जो है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, राइट। यस सर। इसके बाद सैम्पलिंग वाला, सैम्पलिंग वाला ये यस सर। एंड इसके बाद भी ये एक वाला आपने क्यों कहा है? सर पाई से बन रहा है ना उसके ऊपर। नहीं, बात ये नहीं है ना। आप देखिए, आपने ये डिसीजन कि ये जनरलाइज्ड है एंड ये लेफ्ट एक्स सब टी से आप नहीं ले सकते, आपने एक्स सब ओमेगा से लेना है। ट्रांसफॉर्म तो वो है, ये तो ट्रांसफॉर्म नहीं है। तो वो आपने अगर बताया है तो उसकी रीजन ये है कि उसमें क्या है, डेल्टा है। उसमें डेल्टा का क्या मतलब है कि वो जो ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इधर तो ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग ऑन द राइट साइड एग्जिस्ट्स, राइट। समझ आ गई? रेक्टेंगुलर पल्स है ना, रेक्टेंगुलर पल्स का तो कोई मसला नहीं है।
तो बाकी एंट्रीज ये हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, ये वाली एंट्रीज है। कैन यू टेल मी व्हाई नाउ? सर डेल्टा फंक्शन है। डेल्टा फंक्शन आ रहा है, ठीक है, डेल्टा फंक्शन। जहां जहां डेल्टा फंक्शन आता है उधर आपको कन्वर्जेंस का इशू है। तो अब मुझे बताया यहाँ पे वो एंट्रीज किधर है? सर यूनिट स्टेप में। हाँ, रीजन? सर क्योंकि वो इम्पल्स फंक्शन इसके अंदर इम्पल्स ट्रेन है। इम्पल्स ट्रेन, इम्पल्स ना कहें, इम्पल्स ट्रेन। यहाँ पे आपको सिर्फ कन्वर्जेंस का इशू नहीं है, यूनिट पीरियोडिक फंक्शन। इम्पल्स इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, तो इम्पल्स ट्रेन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी नीड दिस जनरलाइज्ड। तो इसका मतलब है कि जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्म आपको डीटीएफटी में भी चाहिए, ऐसे केसेस में जब सम कन्वर्ज नहीं करेगा, और सीटीएफटी में तब चाहिए जब, क्योंकि वहां पे इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए इसने पूरा चैप्टर यहाँ पे डेडिकेट किया हुआ है इसको, चैप्टर नहीं, सॉरी, सेक्शन। और इसने एग्जाम्पल दिए हुए, ठीक है। दिस इज योर इम्पल्स ट्रेन। और आपके ट्रांसफॉर्म पेयर्स हो गए। मैं वहां पे रुकता हूँ जहां पे आपको कोई, अच्छा, अब आप मुझे एक और चीज बताएं। इधर इसने ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इसने दिया हुआ है। और ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में है? पीरियोडिक, और यू कैन थिंक ऑफ इट एज रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ बता सकते हैं इस चीट शीट से कि इसका टाइम डोमेन सिग्नल किस शेप का होगा? आई वांट यू टू फिगर दैट आउट। आई डोंट वांट यू टू लुक एट दैट एग्जांपल, but start from the graph, look at the cheat sheet, and tell me what should be the time domain signal. What shape should be x of n? सर रेक्टेंगुलर होगा। तो वो भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर होगा। देखो ना, ये रेक्टेंगुलर है, ये ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे देखिए, जब ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर होता है तो सिग्नल, ट्रायंगुलर होगा तो फिर हाँ, पिंक फंक्शन होगा। पिंक। हाँ, नहीं। देखिए ये है। ये मैं चाहता हूँ कि आप ये क्विकली ये चीजें देख लेना। ये सैम्पलिंग फंक्शन है आपका, सिंक टाइप का होगा ये। और यहाँ पे ये रेक्टेंगल के साथ ये क्यों लिखा हुआ है, रेप? हम्म, आई थिंक वो दिख नहीं रहा। क्या? सिर्फ शायद रेक्टेंगुलर आप जो जो प्रेजेंट कर रहे हो शायद दिख नहीं रहा कोई। पीरियोडिक बना हुआ सर है। पीरियोडिक। पीरियोडिक, रेक्टेंगुलर पल्स इज नॉट पीरियोडिक, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई यू हैव दिस फंक्शन। वहां पे देखो ना, इधर ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि आपको इम्पल्स इम्पल्स ट्रेन चाहिए, इम्पल्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन चाहिए। रेक्टेंगुलर पल्स अलोन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। सो थिंक अबाउट दीज एंट्रीज। आपको लगता है कि चीट शीट जो है ना वो मुश्किल है, लेकिन दिस चीट शीट कैन help you make sense of many of the examples in the textbook। आप वो पहले करें, बेशक हाथ से सॉल्व करें, एंड पे एक रिफ्लेक्शन की आप इसके साथ कंपेयर करें। आपके पूरी जितनी भी आप गलतियां करते हैं वो यहाँ से चीट शीट के हेल्प से आप उसको, अपनी गलतियां आपको नजर आएंगी कि यार मैंने क्या चीज गलत की, ठीक है। ओके, अब इसमें ना अभी इस तरह की काफी एग्जांपल्स आपने देखी होंगी। इसका कैन यू से समथिंग अबाउट द फेज हियर? फेज इसने प्लॉट नहीं किया हुआ, ठीक है। इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट किया हुआ है, बल्कि मैग्नीट्यूड भी नहीं किया हुआ। इसने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा भी नहीं है, ठीक है। ये नहीं लिखा ना इसने। तो आप इससे क्या कंक्लूड करेंगे फिर? व्हाट कैन यू से अबाउट द फेज?
You can also look here. Look at this entry, okay? That plot, and tell me something about the phase. क्या है phase? अब इस तरह की सिंपल चीजें आप नहीं बताते तो ये तो फिर बड़ा मसला है ना ये। फेज कैसे कंप्यूट करते हैं? हुँ? देखो ना, जब आप किसी क्वांटिटी को, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को, ये देखो ना, x ऑफ ओमेगा इज सपोज्ड टू बी कॉम्प्लेक्स, राइट? तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को अगर आप इतने आराम से प्लॉट कर सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो क्या है? कैन यू प्लॉट अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लाइक दैट नॉर्मली? यस और नो? देखो ना, यहाँ पे इसने दोनों प्लॉट किए थे ना? किधर है? नहीं, इधर भी नहीं किया था। इसने इसलिए प्लॉट किया है कि रियल नंबर है, रियल नंबर, और रियल नंबर भी पॉजिटिव है, नेवर, इट नेवर गेट्स नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेज क्या हो गया, बताएं? इट्स रियल एंड इट्स इधर पॉजिटिव और जीरो, इधर पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव जीरो। तो व्हाट इज द फेज? व्हाट इज द फेज ऑफ ए रियल नंबर दैट इज इधर पॉजिटिव और जीरो? नहीं पता? चलो ये बता दे एक सेकंड। इधर इसने फेज और ये अलग अलग प्लॉट किया हुआ है ना, ठीक है? मैग्नीट्यूड अलग किया है, फेज अलग किया हुआ है। ये मैंने क्या बताया था इधर? ये मैंने क्या बताया था कि ये कुछ केसेस में ये फेज जीरो होगा, कुछ केसेस में पाई होगा, कुछ केसेस में माइनस पाई होगा। तो मैंने क्यों कहा था? It was also real, right? And it was positive in some cases. For some values of omega, it was positive, positive, positive. For others, it was zero, and for others, it was negative. तो जब negative है, तो उसमें मैंने क्या use किया था? Angle pi or minus pi to make it an odd function. लेकिन जब ये positive है या zero है, तो उसके लिए phase हमने क्या लिया था? Zero, right? वही argument यहाँ पे apply होगा. Because this is a real function and it is either positive or zero, so the phase will be zero, right? That will be zero. Okay, so now we need to have a recap of all these transforms and see what the next transform should look like. ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। इस टेबल में मैं ट्रांसफॉर्म का नाम लिखूंगा, ट्रांसफॉर्म या टूल, आई वुड से टूल, फोरियर टूल, ठीक है? जो फोरियर टूल है, फोरियर टूल, और यहाँ पे उसकी आपने मुझे वो इश्यूज बताने हैं जो कि कंप्यूटर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, क्योंकि डेटा नीड्स टू बी स्टोर्ड, इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड एंड इट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड एज वेल। तो उस पूरी पर्सपेक्टिव से आपने हर टूल का मसला बताना है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो वी स्टार्ट विथ फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज, सो फोरियर सीरीज में बता सकते हैं व्हाट इज इट
in Fourier series that makes this thing impossible? मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फार्मूला देख के आप मुझे बताएं, ठीक है? So we are writing the synthesis, ठीक है? Synthesis formula क्या है कि if you have these coefficients ck, you go from minus infinity to plus infinity and exponential j and k omega naught t, right? And omega naught is 2 pi by t, वो आपको पता है. And ck can be computed by 1 over 2 pi, and this can be from 0 to pi or to minus pi to pi, it doesn't matter. And x of t minus j k. अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों फार्मूले से क्या आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर में जब आप इसको इस डेटा को स्टोर करेंगे या प्रोसेस करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना? रिप्रेजेंट, स्टोर, प्रोसेस, क्या इसमें व्हाट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू डू दोस थिंग्स? पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी है, लेकिन उससे भी बेसिक एक चीज है ना. फिर इनकी रेंज जो डिनोट कर रही है, आप इस पे फोकस करें ना, इस चीज पे. ये तो एक पीरियोडिक है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट रिप्रेजेंट पीरियोडिक सिग्नल इन अ कंप्यूटर बिकॉज अदरवाइज इट हैज टू कीप गोइंग. या पास्ट में भी इन्फिनिट होगा, फ्यूचर में भी इन्फिनिट होगा. तो या दैट इज वन आंसर. पीरियोडिसिटी के अलावा भी इशू है ना, ये कंटिन्यूअस टाइम है, राइट? कंटिन्यूअस टाइम, तो कंटिन्यूअस टाइम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर में. पीरियोडिक ना भी होता है तो स्टिल हैव बीन अ प्रॉब्लम, राइट? समझ आ गई? सर शैनन नाइक्विस्ट थ्योरम से हम नहीं रिक्रिएट कर सकते? नहीं, लेकिन आप कंप्यूटर में तो डिस्क्रीट टाइम ही होगा ना. समझ आ गई? वो तो जब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो यू लीव द कंप्यूटर, देन यू गो टू योर. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना. अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, ठीक है? तो जो मेरी आवाज आपको आ रही है, ये आपको जो प्रोसेसिंग है वो सारी डिस्क्रीट टाइम में हो रही है, ठीक है? लेकिन बाद में एक स्पीकर है जो उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है कंटिन्यूस टाइम में, और आप इसलिए वो सुन पाते हैं. लेकिन प्रोसेसिंग कंटिन्यूस टाइम में नहीं हो सकती. समझ आ गई बात? यस सर. तो जब आप शैनन थ्योरी को लगाते हैं तो वो कंप्यूटर से निकलने के लिए आप लगा रहे हैं. कंप्यूटर में वो शैनन नहीं हो रहा, ठीक है? So continuous time is not acceptable, period. ठीक है? Continuous time टाइम डोमेन में एक्सेप्टेबल नहीं है, और यहाँ पे ये मसला आ रहा है. तो अब आप किधर देखें, सी के में क्या मसला है? इज देयर एनी इशू इन सी के? वो भी तो कंटिन्यूअस टाइम नहीं है. नहीं, सी के का जो कंप्यूटेशन है वो मसला है. जो कंप्यूटेशन है ना, उसमें चूंकि एक्स आ रहा है तो वो मसला है. लेकिन सी के इटसेल्फ मसला नहीं है, क्योंकि सी इज ओनली डिफाइंड एट के एंड के इज डिस्क्रीट, राइट? तो वहां मसला कंटिन्यूस का नहीं है, वहां फिर कुछ और मसला है. वहां पे के की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के? ऑल इंटीजर्स. ऑल इंटीजर्स. तो वहां पे बेसिकली वो मसला है कि ऑल इंटीजर्स को आप कंप्यूटर में सेव नहीं कर सकते. वहां पे एक फिक्स्ड नंबर होगा जिसके बाद जो कंप्यूटर अरिथमेटिक है वो आपने, अगर सी प्लस प्लस आपको याद आ रही है, तो बेसिकली कंप्यूटर में जब आप डेटा को स्टोर करते हैं तो यू स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर, राइट? एंड देन यू increase and there is a maximum number determined by the number of bits you can have. 64 बिट है या जो भी है ना, और उसके बाद वो एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, और फिर उसके बाद यू जस्ट रिपीट, राइट?
कैन नॉट एक्सीड दैट वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंटिन्यूस टाइम के अलावा भी एक मसला है और वो है इनफिनिट रेंज। ठीक है, तो हमें डिस्क्रीट टाइम चाहिए लेकिन हमें फाइनाइट चाहिए, फाइनाइट वैल्यूज चाहिए। तो अब आप नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करें। इसके बाद हम कहाँ गए थे, CTFT। तो CTFT में क्या था, मैं वो लेकर रहा हूँ, एक्स ऑफ ओमेगा, नहीं सॉरी, एक्स ऑफ स्मॉल ओमेगा था। ठीक है, 1/2 पाई एक्स ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। अब इसमें ये भी कंटिन्यूस है और टाइम भी कंटिन्यूस है और फ्रीक्वेंसी भी कंटिन्यूस है। तो कंप्यूटर के लिए क्या हो गया, ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। उसमें तो फिर भी चलो सी के था। तो अब अगर ये, इसका मतलब है कि एज फार एज द कंप्यूटर इज कंसर्न, फोरियर सीरीज इज बेटर देन फोरियर ट्रांसफॉर्म। कम से कम वो डिस्क्रीट तो है ना। तो फिर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म सीखने की क्या जरूरत पेश आई है। इसका मतलब है कि वी हैव रीजंस अदर देन अ कंप्यूटर। वो क्या है? What was the problem in Fourier series other than a computer will complain about? वो आपने शुरू में बताया था, periodic signals, कि Fourier series is only applicable to periodic signals, and we do have to work with aperiodic signals. That's why we need a transform which can deal with both periodic and aperiodic. But ये computer representation, storage, processing वाला मसला फिर भी रहेगा। ठीक है, फिर हम कहाँ पे गए इसके बाद? We went to DTFT। वो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और ये क्या था? minus pi to pi because it was an average, right? D ओमेगा। हाँ, अब यहाँ पे आपने एक कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से बताना है और एक हमारे पर्सपेक्टिव से बताना है। हमारे पर्सपेक्टिव में क्या रीजन है which led us to leave CTFT and move to DTFT? हमारी क्या जस्टिफिकेशन थी? Because we wanted to deal with हम क्या चाह रहे थे जो CTFT में पॉसिबल नहीं था? We needed to work with discrete time signals, right? ये यहाँ पे discrete time signal है, तो which is good for a computer, right? कम से कम discrete computer likes discrete time signals। लेकिन क्या मसला है और यहाँ पे क्या क्या इशू अभी रहता है? यहाँ पे इशू ये है कि जो आपका ट्रांसफॉर्म है वो कैपिटल ओमेगा पे डिपेंड करता है और वो कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस, फ्रीक्वेंसी इज कंटिन्यूस व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये जो टाइम है डिस्क्रीट है लेकिन ये भी इनफिनिट है। तो बेसिकली व्हाट वी नीड इन अ कंप्यूटर इज टू थिंग्स। In computers we need two things. We need discrete, but we also need finite. So that is why we need to convert this DTFT to a transform, और एक तो इंटीग्रल हमें नजर नहीं चाहिए। कंप्यूटर्स डोंट लाइक इंटीग्रल। सो जिस तरह ये सम है तो इधर भी सम होना चाहिए। We need a sum and we need a sum there. So that is why you have this idea of DFT,
कि DFT ने क्या किया, वो मैं आपको एक रूट बताता हूँ. वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस क्योंकि वो फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम CTFT और वो मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ. ग्राफिकली CTFT कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट ओमेगा. लेट्स से आपके पास x ऑफ ओमेगा है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, and it can be something like this, right? And then it repeats and it repeats periodic. तो आप क्या करेंगे कि आप तो पहली बात तो यह है कि हमें finite चाहिए. So the best thing you can do, the first step you need to do is to contain this function to just one period and set everything to 0. इसको आप 0 कर दें, बल्कि 0 भी ना करें. 0 तो आप करेंगे तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी कि उसका पीरियोडिक नेचर है वो आप खत्म हो जाएगी. तो आप इसको ना बिल्कुल आप ये कह रहे हैं as if you are discarding it. You are just discarding it. So we are leaving it undefined here. Undefined. क्योंकि 0 का मतलब ये है कि the domain will still be infinite. So we need a domain which is finite. Yeah. So we need a signal which is only defined between one value and another value, and then we will sample it. तो हम दो steps करेंगे. पहले स्टेप में मैं DTFT से स्टार्ट कर रहा हूँ. पहले स्टेप में we will restrict to a finite domain. ठीक है. But since it is still continuous, so then we need to sample that finite in the sense कि वो interval finite है, ठीक है, it is still uncountable. So then we sample it to get discrete values. इसके बाद हम इसको sample करेंगे तो आपके पास एक discrete time version आ जाएगा और that will be our DFT. ठीक है. So if you have this in mind, you can now easily justify this formula. इस फॉर्मूले में आपने अभी ये दोनों चीजें ढूंढनी है, ठीक है. DFT में we have this frequency 2 pi by n, and I want you to compare this formula with what we had for CTFT, and that was omega naught 2 pi by capital T. ये हमें इसलिए याद आना चाहिए कि फोरियर सीरीज में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी थी, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो इसी का मल्टीपल होता था, या 1 omega naught, 2 omega naught, 0 omega naught, -1 omega naught. We want something similar here. We want a frequency which is just a multiple of this capital omega naught. Yeah. So we want 1 omega naught, 2 omega naught, and so on. Because उसके बगैर sampling नहीं हो सकती. So we need this definition for sampling. The next thing is that we need to restrict our symbols n and k. N is for time, discrete time, k is for discrete frequency, and we need to limit it to a finite domain. और ये डॉट का मतलब ये है कि ये इट्स एन इंटीजर इंटरवल. तो इंटीजर इंटरवल को मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, when we say 0 dot dot capital N closed from the left, open from the right, what we mean is this: 0, 1, 2 all the way up to n minus 1. अब देखो ना, यहाँ पे हमें दोनों चीजें मिल गई, डिस्क्रीट भी मिल गया और फाइनाइट भी मिल गया. और सेम इज द केस विद द फंक्शंस. सो आपका टाइम डोमेन सिग्नल और जो आपका ट्रांसफॉर्म जो बनेगा जिसको हम DFT कहेंगे, they both must be defined on a finite domain. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि वो एक खास जगह पे नॉन जीरो होंगे और उसके बाद जीरो होंगे, जिस तरह आप कहते हैं फाइनाइट सपोर्ट. वी डोंट नीड फाइनाइट सपोर्ट, we need finite domain. We want our domain to be just a bunch of numbers, and the signal must not be defined elsewhere, because that is the only way a computer can actually make sense of it. तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी होगी. हमने फाइनाइट भी कर दिया, उसको इंटीजर भी कर दिया, और फ्रीक्वेंसी भी फाइनाइट और डिस्क्रीट, और टाइम भी फाइनाइट और डिस्क्रीट. तो अब आप इस फार्मूले को देख के यू कैन कन्विंस योरसेल्फ कि ये कैसे आया होगा, इवन विदाउट द डेरिवेशन. तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म
evaluated at k is just an inner product of this x and exponential j. अब देखो ना, इनर प्रोडक्ट को देख के आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये तो फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो उसको आंसर करने के लिए यू हैव टू गो बैक टू द चीट शीट and see कि which kind of inner products do we have available to us. तो एक inner product हमने ये पढ़ा है, आपको अगर याद आ रहा हो, ये तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, ये समेशन, लेकिन ये तब था जब हमारा सिग्नल क्या था, when our signal was defined over an infinite domain, discrete time infinite domain, continuous time infinite domain. हम अब जिस सिग्नल की बात कर रहे हैं वो इस टाइप का है. We have a signal which is defined on a finite interval, yeah, continuous time and finite interval discrete time. तो इसके लिए जो आपके पास इनर प्रोडक्ट के वर्जन्स थे वो कंटिन्यूस टाइम में अगर होगा तो ये इंटीग्रल होगा, देयर इज नो इन्फिनिटी. डिस्क्रीट टाइम में ये इंटीग्रल होगा, नो इन्फिनिटी. तो हम बेसिकली ये वाला फार्मूला उधर लगा रहे हैं, ठीक है. इनर प्रोडक्ट का जो सिंबल है वो ओवरलोडेड है, ठीक है. जब ये लगाते हैं तो आपको सिग्नल टाइप देख के बताना पड़ता है कि ये जो इनर प्रोडक्ट है विल इट बी एन इंटीग्रल फ्रॉम, और ये मेरे ख्याल में सेक्शन 1 में शायद ये क्वेश्चन भी आया था. सेक्शन 1 में आपने डिसाइड करना था कि इनर प्रोडक्ट का फार्मूला कौन सा मैं लगाऊंगा, ठीक है. सो नाउ यू कैन इजीली से कि ये जो DFT का फार्मूला है, ऑल्दो वी आर यूजिंग द इनर प्रोडक्ट, लेकिन इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो ऐसे बनेगा. मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ. इट विल बी a sum from 0 to n minus 1, क्योंकि they are the only possible values. Then you have x of n, and then you have exponential j k omega naught n, और omega naught ये है, ठीक है. तो इट्स अ वेरी इजी नीट फार्मूला. अब देखो इसमें समेशन भी फाइनाइट डोमेन में है, जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट टाइम भी है, फाइनाइट डोमेन भी है, और ये जो फंक्शन है भी फाइनाइट डोमेन और डिस्क्रीट टाइम है. दिस इज व्हाट यू कॉल योर DFT, ठीक है. और DFT की ये तो खैर उसकी प्रॉपर्टी है कि साइक्लिक इन नेचर, कि आप इसको इफ यू रिप्लेस k विद n minus k and then take the conjugate you get the same thing. But this is actually very important. अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि you start from DTFT which is periodic and continuous frequency and then you sample it. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने DTFT से स्टार्ट किया है और फिर हमने उसको सैंपल किया है. देखो ना, 1 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, -1 ओमेगा नॉट. तो जो सैम्पलिंग मैंने यहाँ पे ग्राफिकली आपको बताई थी, ये वाली, ये सैम्पलिंग आपको नजर आ रही है यहाँ पे फार्मूले में, ठीक है. तो DFT का डेफिनेशन ये है, बट यू कैन थिंक ऑफ इट एज इफ इट हैज बीन सैंपल्ड. लेकिन सिर्फ सैम्पलिंग नहीं हुई है, आपने यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया हुआ है, ठीक है. क्योंकि DTFT आपका पीरियोडिक फंक्शन है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. तो इस फॉर्मूले में समहाउ रिस्ट्रिक्शन भी अंडरस्टूड है. और इनवर्स तो उसका वही है. इनवर्स इज एक्चुअली दिस इनर प्रोडक्ट, इसमें 1 over n है, उसमें 1 over n नहीं है, ठीक है. आई वांट यू टू लेट्स गो बैक टू द टेक्स्ट बुक. और ये फार्मूला बुक टेक्स्ट बुक में चूंकि ज्यादा नीट दिया हुआ है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हो गया, ठीक है. और यहाँ पे ये कंडीशन लिखने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि इसके अलावा ये डिफाइंड नहीं है, जीरो नहीं है, अनडिफाइंड. तो आप अगर इस फार्मूले को गौर से देखें, इसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग है और वो है 1 over n. अगर 1 over n इसमें होता तो बाकी अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें, 0 to n minus 1 और फिर x of n और फिर ये, दिस इज वेरी सिमिलर टू फोरियर कोएफिशिएंट्स. फोरियर कोएफिशिएंट्स का क्या फार्मूला होता था, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, क्या था, क्या 0 to 2 pi, तो ये आपका 0 to n हो गया, ठीक है, n minus 1. यहाँ पे 1 over t होता था, 0 to 2 pi नहीं, सॉरी 0 to t. फोरियर सीरीज में 0 to t होता था. देखो ना, ये आपका डिस्क्रीट टाइम पीरियड हो गया या कंटिन्यूस टाइम पीरियड है. ये 0 to t है, ये 0 to n minus 1 है, ठीक है. फिर यहाँ पे x of t था, यहाँ पे x of n हो गया, और यहाँ पे क्या था, एक्सपोनेंशियल माइनस j k ओमेगा नॉट t, और यहाँ पे क्या है, 2 pi by n. 2 pi by n क्या है, 2 pi by n
is capital omega naught. So it's so similar to Fourier series coefficients. तो सिर्फ 1/n लगाने की देर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम DFT कह रहे हैं, it is just a scaled version of what you would otherwise call discrete Fourier series. क्योंकि CK का जो discrete version है वो होगा discrete Fourier series. तो discrete Fourier series को हमने क्या किया है, उसके साथ हमने 1/n लगना था, वो हमने उससे हटाया हुआ है। क्योंकि डिस्क्रीट फोरियर सीरीज के फार्मूले में 1/n है, तो आपने इसके साथ 1n मल्टीप्लाई करके इन दोनों को कैंसिल करना है, एंड देन यू गेट योर DFT. तो इसका मतलब ये है कि जो DFT हमने फार्मूला लिखा है वो असल में डिस्क्रीट फोरियर सीरीज है, बट जस्ट विद दिस लिटिल ट्वीक. ठीक है, लेकिन ये एंड पे हमें पता चला वी डिड नॉट डिराइव इट दैट वे. और आपका जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म है वो ये है. ठीक है, अब इसमें मैंने जिस तरह ये टेबल्स दिए हैं प्रॉपर्टीज के और पेयर्स के, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा. मेरे पास है नहीं अभी फिलहाल, ये चीट शीट मैंने अपडेट नहीं की है काफी अरसे से, बट आई वांट यू टू एक्चुअली लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स. उसी तरह आप चाहें तो इसको मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में देखें, चाहे आप उसको रियल और इमेजिनरी फॉर्म में देखें. ठीक है, यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट कैन बी थॉट ऑफ एज ए कोसाइन ट्रांसफॉर्म, या you can think of it as discrete cosine transforms, DCT, and you can think of it as discrete sine transform, DST. तो DFT को आप DCT और DST में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला. ठीक है, और फिर आप चाहें तो आप उसको फिर these are some few examples. ठीक है, अगर आप ये एग्जांपल्स देखें ना इस चैप्टर के, तो you will find out that the computations of DFT are much easier than the computation of other transforms. इसमें हर चीज फाइनाइट है. फाइनाइट कंप्यूट वो करना आपका कोई ना कोई उसमें कैलकुलस आपको चाहिए, ना आपको कोई इनफिनिट सीरीज चाहिए, ना आपको लॉरेंट सीरीज चाहिए, ना आपको टेलर सीरीज चाहिए. इट्स सो इजी. और ये इनवर्स का फार्मूला है. अच्छा, इनवर्स के फार्मूले में आप नोट करें कि फोरियर सीरीज में वो 1/t ना CK के फार्मूले में था, और जब आप सिंथेसिस कर रहे थे तो उसमें 1/t नहीं था. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे DFT में नहीं है, लेकिन इनवर्स DFT में उसने 1/n यहाँ पे लगाया हुआ है. So that is actually a choice which signal processing community has made. और इसी वजह से हम इसको DFS नहीं कहते, इसको हम DFT कहते हैं. अगर ये 1/n इधर ना होता ना, यहाँ से हम हटा दें और ये 1/n हम उसको उधर लगा देते, ये अगर हम इधर लगा देते इसके साथ, तो फिर इसको DFT की जगह हम कहते हैं DFS, डिस्क्रीट फोरियर सीरीज. बट वी आर नॉट डूइंग दैट. ठीक है, सिमेट्री की वजह से कुछ सिंप्लीफिकेशन आ जाती है. यू कैन सेव अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और दैट इज व्हाई in this book, if you actually keep studying, तो ये इसका रिलेशनशिप टू DTFT है, वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. यू कैन डिराइव DFT फ्रॉम DTFT, बट देयर इज. अच्छा, और ये फिर इसने एक पल्स का किया हुआ है. ठीक है, तो पल्स का इसने इस एग्जांपल में DTFT भी प्लॉट किया हुआ है. अब इसको ना थोड़ा सा इसको वी नीड टू वर्क विद दिस विदाउट कंप्यूटेशन. लेट्स से आपके पास एक रेक्टेंगुलर पल्स है, रेक्टेंगुलर पल्स है डिस्क्रीट टाइम का, आपने उसका DTFT कर दिया है. ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं उसी से DFT गेस करूं. So this will be the plot of the magnitude of DTFT, और ये इसने सिर्फ एक पीरियड के लिए शो किया है. बाकी मेरे ख्याल में फिर क्या होगा, अगर आप चाहें तो बाकी रिपीट कर दे, फिर इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन है. तो पहले आप क्या करेंगे, यू remember the steps. In the first step we restrict it to a finite interval. We restrict it. ठीक है, so we leave this undefined here, and we leave this undefined here, and this is the only part of real line in which it will be defined. Next thing is to sample it. ठीक है, हमने इसको डिस्क्रीट भी करना है, तो आप इसको सैंपल करें, और सैंपल करेंगे आप जो है ना वो 2 पाई बाई n. n आपने डिसाइड करना है. यहाँ पे इस जिसको मैं n कह रहा हूँ उसको q कह रहा है. ठीक है, तो 5, तो 2 पाई बाई
2π/5, ठीक है। 2π/5 आप करके इसको आप डिस्क्रिटाइज करें तो आप इसी प्लॉट का डिस्क्रीट टाइम वर्जन आपको नजर आ जाएगा नीचे। ये देखिए वही प्लॉट है जो कि ऐसे, देखो ना, ये वही प्लॉट है जिसको हमने क्या किया हुआ है। आपको यहाँ पे ये वो नजर नहीं आ रही है ना ये। So you have arrived at your DFT in 2 steps. First you नहीं सॉरी, n की वैल्यू 22 है, ये q शायद कोई और चीज है। q शायद इसमें जो है ना आपको, हाँ q इधर आ रहा है। q इस सिग्नल की जो जो आपका जो जो रेक्टेंगुलर पल्स है, q उसमें आ रहा है, ठीक है, उसकी विड्थ है शायद। सो n की वही मीनिंग है, ठीक है। n is not 5, it is 20। लेकिन जो चीज आपने नोट करनी है वो ये है कि यू स्टार्ट विद DTFT, restrict it to one period, and then sample it according to 2 pi divided by n, which we call omega naught, and that n is something you have to choose. For this example, we choose 20. Yeah, you can choose any other number depending on the sampling. तो आपके पास ये आ गया, इसने लिखा भी है ना, ये q इज इक्वल टू 5 रेक्टेंगुलर पल्स की वजह से आ रहा है, हमें उसमें 5 पॉइंट्स होंगे, और ये 22 इसलिए है ताकि आप इस हिसाब से आप सैम्पलिंग करें। And here, what if we want a more detailed DFT जिसमें n की वैल्यू हम इंक्रीज कर दें? तो अगर हम n is equal to 22 की जगह, if we go for a larger value, let's say n is equal to 88, so then we will have more points, लेकिन सिग्नल वही होगा, देखो ना, सिग्नल वही है DTFT, लेकिन हम इसको हमने सैंपल किया है at more points। so इससे मतलब ये बनता है कि जब आप DFT लिखते हैं ना, तो DFT के साथ आपको लगाना पड़ेगा कि is it 22 point DFT और is it 88 point। इस केस में हम कह रहे हैं कि it is 88, क्योंकि जब तक आप नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं बताएंगे तो the choice is not unique. For each value of n you have a different DFT. तो DFT is not unique, it depends on the value of n you choose, ठीक है। मेरे ख्याल में मैटलैब में भी जो कमांड है, अच्छा मैटलैब में कमांड DFT का शायद आपको ना मिले, मैटलैब में कमांड आपको मिलेगा FFT का। So FFT is an efficient implementation of DFT, but what you get out of FFT is DFT। FFT उसको इसलिए कह रहे हैं कि वो एक जीनियस सोल्यूशन किसी ने प्रपोज किया था, क्योंकि ये जो फार्मूला DFT का हमने अभी सीखा है ना, ये वाला, ये जो समेशन है, हम जो समेशन करते हैं, ये वाली, ये समेशन इट इज वेरी एक्सपेंसिव, because when the value of n is large you have to add all of those points, so you're not exploiting the symmetry। इसमें काफी सारी चीजें जो हमने प्रॉपर्टीज अभी देखी है ना, ये स्पेशली ये वाली प्रॉपर्टी, अगर मैं क्लीन कर दूं, आप अभी से ना ये नीचे लिखना शुरू कर दे चैट विंडो में, क्योंकि आज मैंने वो एक्सटेंशन अभी इंस्टॉल नहीं की है। सो यहाँ पे एक चैट विंडो में PP लिखना शुरू कर दे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कि x at any value of k is the same as x of minus k। तो इससे आप काफी कंप्यूटेशन सेव कर सकते हैं, और वो सेव करके जिस साइंटिस्ट ने ये FFT एल्गोरिथम बनाया था वो इम्प्लीमेंटेड है मैटलैब में। तो अब ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस क्या करते हैं, they give more importance to the algorithm than to the concept or to the quantity you are actually looking for। तो हमें DFT ही चाहिए, लेकिन चूंकि हमें DFT को एक एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो उसको हम FFT कह रहे हैं, ठीक है। दैट वाज इट फॉर टुडे, ठीक है। अभी आपको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, इसमें आपने अपनी अटेंडेंस यहाँ पे रजिस्टर करनी है। And we have time for questions in case somebody wants to ask. Zargham, yes?
सर तो if we have like efficient algorithms जो distinguish करते हैं between say DFTs and FFTs तो No, it doesn't what distinguish. It doesn't distinguish. It computes DFT for you. hmm But MATLAB and Python and all those packages, they have decided to call it FFT, whether it should actually be called DFT. क्योंकि नॉर्मली जब आप देखो ना, आपका MATLAB जब लेट्स से आप साइन कंप्यूट करते हैं, साइन तो आप क्या लिखते हैं? अब यू जस्ट राइट SIN, यू डोंट राइट हाउ इट वाज कंप्यूटेड। तो ये चूंकि एक बहुत सेलिब्रिटी स्टेटस उसको मिल गया था उस साइंटिस्ट को, जिसने ये, इट वाज अ बिग डील फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग, so in their honor they actually are naming it FFT, but it is DFT, क्योंकि एंड पे जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो वैल्यू आपने एफिशिएंटली कंप्यूट किया है या इनएफिशिएंटली कंप्यूट किया है, राइट? ओके सर हाँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग जिनको ये बैकग्राउंड नहीं पता होता, वो ये समझ रहे हैं कि FFT कोई अलग चीज है। वो अलग चीज नहीं है, वो जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ कंप्यूटिंग इट। लेकिन आज के लेक्चर में जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि whenever you are using Fourier techniques in software, the only tool you have to use is DFT or FFT. Yeah, FFT is just another way. आपके बाकी जितने भी टूल्स है, फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज और DTFT और CTFT, वो मैथमेटिकली तो है, और वो उन सॉफ्टवेयर पैकेजेस में आप यूज करेंगे, इस तरह सिंबॉलिक टूल बॉक्स हो गया या मैथमेटिका हो गया या मैपल हो गया या जियोजेब्रा हो गया। अब वो कंप्यूटेशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो मैप नहीं होगा हार्डवेयर में। So when I say computation, I mean numerical computation. I don't mean symbolic computation. क्योंकि symbolic computation जो है ना, वो हार्डवेयर में नहीं मैप होती, ठीक है? तो आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि चूंकि मैं CTFT कंप्यूट कर सकता हूँ तो हार्डवेयर में क्यों नहीं हो सकता। हार्डवेयर इज वर्किंग डिफरेंटली, ठीक है ना? इट हैज टू डील विद डिस्क्रीट टाइम। Humans can deal with continuous time phenomena easily, but computers cannot do that. ठीक है।